प्रश्न 15, आतंकवाद के परिणाम एवं उपचार लिखिए। राइट द कॉन्सिक्वेंसेज एंड रेमेडीज ऑफ टेररिज्म। उत्तर, आतंकवाद क्या है? व्हाट इज टेररिज्म? कुछ वर्षों पहले आतंक उत्पन्न करना डाकुओं और लुटेरों की पहचान थी। यह वर्ग समाज द्वारा बहिष्कृत समझा जाता था, किंतु वर्तमान संदर्भ में यह एक जीवन दर्शन और मान्य आंदोलन के रूप में ग्रहण किया जाने लगा है। ऐतिहासिक दृष्टि से आतंकवाद व्यापक असंतोष, विद्रोही भावना तथा अनुशासनहीनता की अभिव्यक्ति है। व्यवहारिक रूप में वह राजनीतिक स्वार्थपरता की सिद्धि के लिए अमोघ अस्त्र बन गया है। राजनीतिक छल कपट की मिट्टी में इसकी जड़ें बहुत गहरे तक समाई हुई हैं तथा अर्थवादिता के पिशाच ने जल सिंचन द्वारा उसको पल्लवित किया है। हत्या, अपहरण, अरे कहना क्या चाहते हो? बलात्कार, लूट, आगजनी, रास्ता जाम आदि उसके विभिन्न रूप हैं। अपनी बात मनवाने के लिए अथवा मनमानी करने के लिए आतंकवाद हमारी जीवन पद्धति का एक महत्वपूर्ण अंग बनता जा रहा है। उसके मूल में राजनीति प्रेरित धर्मार्धता है, जो वोट की राजनीति द्वारा निर्मित है। परिभाषाएं 1. बृहद हिंदी कोश में आतंकवाद को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: राज्य या विरोधी वर्ग को दबाने के लिए भयोत्पादक उपायों का अवलंबन। 2. एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश में आतंकवाद को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसा एवं भय का उपयोग करना आतंकवाद है। 3. लॉगमैन मॉडर्न इंग्लिश डिक्शनरी में आतंकवाद को परिभाषित करते हुए लिखा है: शासन करने या राजनीतिक विरोध प्रकट करने के लिए भय को एक विधि के रूप में उपयोग करने की नीति को प्रेरित करना ही आतंकवाद है। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि राजनीतिक विरोध प्रकट करने अथवा अपनी मांगों को मनवाने के लिए हिंसा एवं भय का प्रयोग करना ही आतंकवाद है। उद्देश्य की दृष्टि से आतंकवाद को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है: सकारात्मक एवं नकारात्मक। सकारात्मक आतंकवाद वह है जिसके मूल में व्यापक हित साधन और समाज कल्याण रहता है। उदाहरण के लिए, विदेशी शासन से मुक्ति पाने के लिए अपनाया जाने वाला आतंकवाद इसी श्रेणी में आता है। इस प्रकार के आतंकवाद से केवल विदेशी शासक प्रभावित होते हैं और सामान्य जन एवं जीवन निरापद बने रहते हैं। बात तो सही है। नकारात्मक आतंकवाद वह है जो व्यापक हितों की उपेक्षा करके किसी संकुचित स्वार्थ की सिद्धि के लिए अपनाया जाता है। अपनी मांगें मनवाने के लिए, स्वार्थ विरोधी किसी निर्णय का विरोध करने के लिए, किसी व्यवस्था के प्रति अपना विरोध प्रकट करने के लिए, चुनाव जीतने आदि के उद्देश्यों को लेकर अपनाया जाने वाला आतंक सर्वथा समाज कल्याण विरोधी होता है और देश की अखंडता एवं एकता के लिए खतरा बन जाता है। वर्तमान में कश्मीर में पनप रहा आतंकवाद इसी श्रेणी में आता है। भारत में आतंकवाद बढ़ता दावानल। भारत में आतंकवाद का साया पंजाब, कश्मीर तथा असम तक ही सीमित नहीं है, वरन यह बिहार, बंगाल एवं आंध्र प्रदेश में भी पनप रहा है। अंग्रेजों के राज में देशभक्त क्रांतिकारियों ने आतंक का सहारा लेकर ही अंग्रेजों को देश से भगाने का प्रयत्न किया था, किंतु उन्हें आतंकवादी न कहकर क्रांतिकारी कहा गया था। समय समय पर होने वाले आंदोलन, सांप्रदायिक दंगे, आरक्षण विरोधी आंदोलन, भाषा एवं प्रांत को लेकर होने वाले आंदोलन, नक्सलवाद, असम का बोडो आंदोलन आदि किसी न किसी रूप में आतंक से जुड़े रहे हैं और ये आंदोलनकारी हिंसा एवं भय के द्वारा सरकार पर अपनी मांगें मनवाने के लिए दबाव डालते रहे हैं। वर्तमान में कश्मीर में आतंकवाद चरम सीमा पर है, जिसने देश की एकता और अखंडता को चुनौती दे रखी है। समझ रहे हो? आतंकवाद के कारण, कॉजेज ऑफ टेररिज्म। भारत में आतंकवाद के जन्म के क्या कारण है, उन्हीं का हम यहाँ विवरण प्रस्तुत करेंगे। यद्यपि पंजाब एवं कश्मीर में आतंकवाद का उल्लेख करने के दौरान हमने संक्षेप में वहां पनप रहे आतंकवाद के कारणों का भी उल्लेख किया, किंतु यहाँ हम आतंकवाद के कारणों का समग्र रूप में उल्लेख करेंगे। 1. क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म। क्षेत्रवाद की संकुचित भावना के कारण ही देश का विभाजन भारत व पाकिस्तान के रूप में हुआ और आजादी के बाद भी इसी भावना के कारण देश के विभिन्न भागों से पृथक्करण की आवाज उठी। क्षेत्रवाद की भावना ने राष्ट्र की भावात्मक एवं राजनीतिक एकता की छवि धूमिल कर दी और समय समय पर देश को तनाव एवं संघर्षों से जूझना पड़ा है। एक क्षेत्र के लोगों ने दूसरे क्षेत्र के लोगों के साथ उसी प्रकार का व्यवहार किया है जैसा कि दुश्मन राष्ट्र के प्रति किया जाता है। क्षेत्रवाद की भावना ने राष्ट्रीयता की जड़ें खोखली कर दी और देश के सम्मुख अनेक आर्थिक एवं राजनीतिक संकट उत्पन्न कर दिए हैं। एक क्षेत्र के लोगों ने भाषा, आर्थिक विकास एवं संकीर्ण राजनीतिक हितों को लेकर आंदोलन छेड़े और क्षेत्रीयता की भावना को राष्ट्रीय भावना से भी ऊंचा स्थान दिया। क्षेत्रवाद की इसी संकुचित भावना ने देश में आतंकवाद को पनपने में योग दिया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 2. भाषावाद, लिंग्विज्म। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न बोलियां एवं भाषाएं बोली जाती हैं। इनकी संख्या लगभग 1650 है।
इनमें से 15 भाषाएं तो समृद्ध है। सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में हिंदी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, मराठी, असमी, कश्मीरी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ आदि है। भारत में कभी भी संपूर्ण देश की एक भाषा नहीं रही है। भाषाई क्षेत्र ने यहाँ के सामाजिक जीवन को भी प्रभावित किया है और एक भाषा वालों ने अपने संबंध अपने भाषाई क्षेत्र तक ही सीमित रखे हैं। भाषा ने सामाजिक एवं शैक्षणिक जगत में कई समस्याएं खड़ी की है, लोगों में पारस्परिक वैमनस्य पैदा किया है। इसके कारण दंगे, झगड़े, तोड़फोड़ तथा आगजनी की घटनाएं घटी है। भाषा के विवाद ने पृथकतावादी प्रकृति को तेज करने में आग में घी का काम किया है। इसी ने आतंकवाद को पनपने में योग दिया है। 3. सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म। भारत में सांप्रदायिक तनावों एवं दंगों में वे तनाव गंभीर और महत्वपूर्ण समस्याएं पैदा करते रहे जो हिंदुओं एवं मुसलमानों के बीच हुए। हिंदू मुसलमानों को और मुसलमान हिंदुओं को शंका की दृष्टि से देखते रहे। दोनों एक दूसरे के खून प्यासे रहे। दोनों ने एक दूसरे से रक्त रंजित होलियां खेली। सांप्रदायिकता के कारण ही सन 1947 में देश के टुकड़े हुए और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी अनेक स्थानों पर उपद्रव एवं दंगे हुए। अलीगढ़, रांची, मेरठ, कोलकाता, औरंगाबाद, अहमदाबाद, मुरादाबाद, बिहार शरीफ, जलगांव एवं जमशेदपुर के दंगों की रक्त रंजित यादें अभी ताज़ा ही है। इसी सांप्रदायिकता ने देश में आतंकवाद फैलाने में सक्रिय भूमिका निभाई है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। 4. जातिवाद, कैस्टिज्म। जातिवाद वह संकुचित भावना है जिसके वशीभूत होकर व्यक्ति समाज और राष्ट्र को विशेष महत्व नहीं देकर अपने जाति हितों को सर्वोपरि मानता है और अपनी जाति के स्वार्थों की दृष्टि से सोचता है। जातिवाद ने जातियों को आंतरिक दृष्टि से शक्तिशाली बनाने में योग दिया है। आज विभिन्न जातियां जातीय संगठनों के निर्माण में लगी हुई हैं, अपनी जाति के लोगों को हर कीमत पर सब प्रकार की सुख सुविधाएं पहुंचा रही हैं, चाहे इससे राष्ट्रीय हित ही क्यों न हो। जातिवाद ने ही सामाजिक तनाव एवं जातीय संघर्षों को जन्म दिया है तथा साथ ही आतंकवाद को भी बढ़ावा दिया है। 5. धार्मिक पूर्वाग्रह, रिलीजियस प्रेजुडिसेस। भारत में अनेक धर्मों का प्रचलन रहा है, किंतु कभी कभी छोटे छोटे स्वार्थों को लेकर विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच तनाव और संघर्ष हुए हैं, अधिकांशतः हिंदुओं और मुसलमानों में। हिंदू एवं मुस्लिम धर्म में टकराव उस समय प्रारंभ हुआ जब मुसलमान आक्रमणकारी के रूप में यहाँ आए और उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को जबरन मुसलमान बनाया। इस प्रकार धार्मिक पूर्वाग्रहों ने भी विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच फूट, तनाव और मतभेद पैदा किया और आतंकवाद को पनपाया। गजब बेइज्जती है। 6. उग्रपंथी विचार एवं हिंसात्मक गतिविधियां। कई ऐसे दल और संगठन हैं जो हिंसा में विश्वास करते हैं और उन्होंने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हिंसा का सहारा लिया है। नक्सलवादियों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और अन्य प्रांतों में तोड़फोड़ और मारकाट की। फैशिस्ट और माओवादी विचारधारा के समर्थकों ने भी समय समय पर हिंसा की घटनाएं की है। आनंद मार्ग के प्रणेता प्रभात सरकार उर्फ आनंद मूर्ति का विचार है कि प्रजातंत्र भीड़तंत्र या मूर्खतंत्र है। वे प्रजातंत्र के स्थान पर एक तंत्र में विश्वास करते हैं तथा इससे मुक्ति के लिए रक्त क्रांति को आवश्यक मानते हैं। इस प्रकार के प्रतिक्रियावादी और तोड़फोड़ करने वाले तत्वों ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। 7. अत्यधिक आर्थिक विषमता, दिनों दिन बढ़ती महंगाई, बेकारी और गरीब अमीर के बीच बढ़ती खाई ने भी लोगों के बीच विद्रोह की भावना पैदा की है। देश में करोड़ों लोग गरीबी रेखा से भी नीचे का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दूसरी ओर कुछ लोग कालाबाजारी, स्मगलिंग, मुनाफाखोरी, मिलावट और संग्रह करके संपन्न बन रहे हैं। प्रो. एम.वी. माथुर का मत है कि ऊपरी तौर पर तो ऐसा लगता है कि हमारे देश में होने वाली घटनाओं के पीछे सांप्रदायिकता, भाषावाद और क्षेत्रवाद का हाथ है, किंतु इसके मूल में विकास की कमी और उपलब्ध साधनों का उचित वितरण न होना है। इसे आर्थिक विषमता ने भ्रष्टाचार को जन्म दिया है। अत्यधिक आर्थिक विषमता विभिन्न वर्गों में ईर्ष्या, द्वेष, अशांति और संघर्ष के लिए उत्तरदायी है। ऐसी स्थिति में आतंकवाद फैलता है। धिक्कार है हम पर। 8. राष्ट्रीय जागृति की कमी ने भी विघटनकारी तत्वों को खुलकर खेलने का अवसर दिया है और उन्होंने देश में आतंकवाद को पनपाने में योग दिया है। 9. राष्ट्रीय चरित्र में गिरावट ने भी आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। 10. स्वार्थपूर्ण नेतृत्व और राजनीतिक अवसरवादिता ने राष्ट्रीय हितों के स्थान पर वैयक्तिक और दलीय हितों को महत्व देकर लोगों में फूट, तनाव और संघर्ष को जन्म दिया है। राजनीतिक दल धर्म, भाषा और जाति के नाम पर चुनाव जीतने का पूरा प्रयत्न करते हैं। वे प्रादेशिक एवं क्षेत्रीयता की संकीर्ण भावनाओं को पनपाते और विघटनकारी तत्वों से अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए सांठगांठ करते हैं। इससे भी आतंकवाद पनपता है। 11. राज्य और केंद्रों के तनावपूर्ण संबंधों ने भी एकता की भावना को ठेस पहुंचाई है और आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। 12.
छात्र असंतोष ने भी विभिन्न आंदोलनों को जन्म दिया है और इन आंदोलनों में छात्रों ने तोड़फोड़ और हिंसात्मक उपायों का सहारा लिया है। इससे भी आतंकवाद पनपा है। I am sorry, Babu. भारत में आतंकवाद की रोकथाम हेतु किए गए उपाय। मेजर्स टू चेक टेररिज्म इन इंडिया। उत्तरी पूर्वी भारत में तो लगभग 35 वर्षों से आतंकवाद की स्थिति चली आ रही थी। पिछले लगभग 20 वर्षों से पंजाब और दिल्ली आदि में उग्रवादी सिखों से आतंकवाद का जो रूप सामने आया, विशेषतया मई 1985 में दिल्ली और उत्तरी भारत के अन्य नगरों में जो बम विस्फोट हुए, उसने सरकार को कानून निर्माण और प्रशासनिक क्षेत्र में आतंकवाद के विरुद्ध कठोर कदम उठाने के लिए बाध्य किया। आतंकवाद और विध्वंसकारी गतिविधि निरोध कानून टाडा मई 1985 आतंकवाद की रोकथाम के लिए जिन कानूनों का निर्माण किया गया था, उनमें टाडा निश्चित रूप से सबसे प्रमुख था तथा पूरे एक दशक मई 1985 से मई 1995 तक इस कानून ने आतंकवाद की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टाडा को लागू करते समय कुछ पक्षों ने शंका व्यक्त की थी कि इस कानून का प्रयोग राजनीतिक उद्देश्यों से किया जा सकता है और व्यवहार में कुछ राज्य सरकारों ने ऐसा ही किया। ऐसी स्थिति में यह मांग की गई कि 23 मई 1995 को टाडा की अवधि समाप्त होने पर इसे आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। इस प्रकार अब मई 1995 के अंतिम सप्ताह से टाडा कानून लागू नहीं रहा है। नहीं। आतंकवाद विरोधी विशेष पुलिस दल और अन्य सैन्य दल की व्यवस्था आतंकवाद के विरुद्ध कार्यवाही के लिए कारगर आतंकवाद विरोधी संगठन जरूरी है। आतंकवाद के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए अनेक देशों ने विशेष इकाइयों का गठन किया है। जर्मनी ने GSG-9, ब्रिटेन ने SAS और अमेरिका ने ग्रीन बेरेट्स तथा रेजर्स का गठन किया है। इजरायल के पास भी आतंकवाद से निपटने के लिए विशेषीकृत कमांडो बल है। ये आतंकवाद विरोधी कमांडो कितने सक्षम है, इसका पता तब चला जबकि इजरायली कमांडो ने एंटेबी हवाई अड्डे पर धावा बोलकर अपने बंधकों को तुरंत मुक्त करा लिया। भारत में आतंकवाद से निपटने के लिए कोई कारगर संगठन नहीं है। आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए गत वर्ष केंद्रीय सचिव मंडल का जो अलग से एक सेल बनाया गया था, वह भी बहुत कारगर सिद्ध नहीं हुआ है। यह सेल रॉ के एक भूतपूर्व प्रधान के तहत कार्यरत है। हमारे अर्धसैनिक बल जैसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, सीमा सुरक्षा बल BSF, असम राइफल्स, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CIAF भी आतंकवाद की रोकथाम में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। मुख्यतया केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और असम राइफल्स आतंकवाद विरोधी कार्यवाहियों में संलग्न है और यह तथ्य है कि हमारे इन अर्धसैनिक बलों के पास विशेषीकृत तकनीकी और अत्याधुनिक हथियार नहीं है। अर्धसैनिक बलों की मौजूदा शक्ति बहुत अपर्याप्त है, फलस्वरूप अनेक बार सेना को बुलाना पड़ता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस की कार्यकुशलता पर बुरा असर डालने वाला एक तथ्य यह है कि अर्धसैन्य बल को नागरिक सिविल प्रशासन के जबरदस्त दबावों के तहत काम करना पड़ता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सरकार अब आतंकवाद से संघर्ष के लिए विशेष तौर पर बनाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्डों को बढ़ाने पर जोर दे रही है। 5000 कमांडो की क्षमता वाले इस आतंकवाद विरोधी विशेष बल के कमांडो पहले ही विभिन्न सैन्य इकाइयों में प्रशिक्षण ले रहे हैं। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की 3 कंपनियां, जिनके कमांडो ने ऑपरेशन ब्लू स्टार में भाग लिया था, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड में मिला दी गई हैं। अतः राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड से आतंकवाद के विरुद्ध अधिक सक्षम होने की आशा की जा सकती है। NDA सरकार ने टाडा कानून की समाप्ति के बाद आतंकवाद समाप्त करने हेतु एक नए कानून की आवश्यकता महसूस की, जिसके लिए संसद में पोटा कानून का बिल लाया गया, लेकिन कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों के विरोध के कारण पोटा को दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाकर पारित कराना पड़ा। पोटा लागू होने के कारण आतंकवादियों के हौसले पस्त हैं। 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो।